Assalamu alaikum everyone. Welcome to IELTS session 12 AM. आईकोर गुरु में आप सब लोगों को वेलकम। हमारा मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी, हाईटेक स्किल्स और हमारे पास इंटरनेशनल मेंटोर्स हैं जो कि सिलिकॉन वैली में जॉब्स कर रहे हैं। और हमारा फोकस है 22 सेशंस पर डे, बल्कि इससे ज़्यादा सेशंस हम रन कर रहे हैं। वीकली वेबिनार्स होते हैं, वीकली वर्कशॉप्स होती हैं। पाइथन के कोर्सेज हैं, आइल्स जीआरई कोर्सेज, डीएसए लीड कोड, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, जनरेटिव एआई, ये तमाम कोर्सेज आईकोड गुरु पे रन किए जाते हैं और तमाम सेशंस लाइव फेसबुक पर मौजूद हैं। हमारी रिसेंट अचीवमेंट्स में 700 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स इन हैकाथॉन्स, फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन्स इन यूएसए, लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स and or 38 teams solved 9 by 9 puzzles in CS50 Puzzle Day by Harvard University. 72 mentors selected in core in place Stanford University 2024. 301 students from ITER Guru participated in Gold Code Jam 2023 and 3 interns went to Ittihad Aviation Group World Headquarters Abu Dhabi. इसके अलावा भी आईकोड गुरु की बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं और फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स यूएसए में हुई हैं, जहां से जो यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, कायद आज़म यूनिवर्सिटी और बहुत सी हमारी लो टीयर यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं विदाउट जीआरई, विदाउट पब्लिकेशन, सिर्फ आईकोड ग्रुप पे अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करके। थैंक यू सो मच। अभी हमारे पास गेस्ट स्पीकर हैं मैम सफ़िया फैज़। मैम ने 2 वीक्स की प्रिपरेशन से जस्ट 7.5 बैंड स्कोर किया है आइल्स में। तो हम मैम से रिक्वेस्ट करेंगे वो अपनी स्क्रीन शेयर करें और हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और हम जनरल क्वेश्चन आइल्स के मैम से आस्क कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you so much for that introduction. Mm, My screen visible? यस मैम विजिबल है। अभी भी है ना, क्योंकि मैंने इसको फुल स्क्रीन में करा है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड हाँ, लेट्स स्टार्ट विद द आइल्स एग्जाम कि क्या होता है, कैसे होता है, ब्रेकडाउन करते हैं इसका। फिर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और थोड़े से टिप्स वगैरह भी शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अच्छा जी, ओवरऑल आइल्स क्या होता है? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल अल्फाज में कहूँ तो एक इंग्लिश लैंग्वेज आपको चेक कर रहे होते हैं लोग कि जी आप कितने अच्छे प्रोफिशिएंसी में इंग्लिश बोल सकते हो। और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। आपको अगर कहीं बाहर मूव करने के लिए भी जाना हो, जॉब के लिए भी जाना हो या पढ़ाई के लिए भी जाना हो, ये जरूरी होता है एक तरीके से। सिर्फ ये नहीं है, इसके साथ साथ और भी दूसरे आ गए हैं, तो टोफल भी हैं, टीईटी वगैरह भी हैं। लेकिन खैर ये जनरली मोस्टली एक्सेप्टेड होता है ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में। एंड नॉन नेटिव स्पीकर्स जैसे हम लोग हैं, जैसे सबको पता है कि हम लोग उर्दू या दूसरी जबान बोलते हैं, हम लोग इंग्लिश नेटिवली नहीं बोलते, तो उन लोग के लिए जज करना आसान हो जाता है कि हम किस लेवल पे इंग्लिश बोल रहे हैं। अच्छा जी, जनरली आइल्स की दो से ज्यादा टाइप्स होती हैं। एक यूकेवीआई भी होता है, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर यूनाइटेड किंगडम। बट हम लोग दो मेन टाइप्स के बारे में बात करना चाहेंगे अभी। लाइक जनरल, यूजुअली लोग इमिग्रेशन, वर्क परमिट और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी ये माना जाता है, लेकिन आज जो हमारा फोकस है फॉर फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स, मास्टर्स या पीएचडी, उसमें आइल्स एकेडमिक माना जाता है। तो हाँ, हम लोग आइल्स एकेडमिक को ही फोकस में रख के उसके बारे में बात करेंगे आज, और इन द नेक्स्ट 4 वीक्स इनफैक्ट। अच्छा जी, तो ओवरऑल टेस्ट स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात की जाए तो 4 सेक्शंस होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग हमेशा इकट्ठे होते हैं। अ, अगर आप पेपर बेस दे रहे हैं तो 2 hours and 45 minutes का होगा, क्योंकि आपको शीट में आंसर्स ट्रांसफर करने के लिए टाइम मिलता है थोड़ा सा। लेकिन अगर आप ऑन कंप्यूटर दोगे तो वो उसमें थोड़ा सा टाइम कम हो जाता है, आई गेस 2 hours and 30 minutes का होता है। और ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है, फॉर्मेट दो टाइप्स के होते हैं, पेपर बेस्ड होता है और कंप्यूटर बेस्ड होता है। अच्छा, और स्पीकिंग का यूजुअली ऐसा होता है कि विद इन
7 डेज के ड्यूरेशन में, बिफोर योर लिसनिंग राइटिंग रीडिंग टेस्ट या फिर आफ्टर योर 7 डेज ऑफ योर द 3 मॉड्यूल्स, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। वो स्पेशली आपका या तो फेस टू फेस किसी के साथ होता है या तो फिर ऑनलाइन वीडियो कॉल पे भी हो सकता है। अच्छा जी। बैंड स्कोर की बात करें तो कंसिडरिंग कि हम लोग सब ज्यादातर फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स को ही टारगेट करना चाह रहे हैं, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आई गेस 6.5 होती है और 7 तक में भी रिक्वायर होती है। तो अगर हम उसकी ओवरऑल डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो वो चाहते हैं कि आपके पास एटलीस्ट इतना कमांड हो इंग्लिश में कि आप चीजें समझ पाए। कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कोई सेंटेंस कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ बोला जाए जिसमें काफी सारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हों और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हो, उसको समझने की ना आप सलाहियत रखते हो बेसिकली। कि अगर आप 5 पे होंगे तो ऑब्वियसली उनके लिए आपको चूज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हम्म। अच्छा जी, तो अब हम सेक्शन ब्रेकडाउन पे चलते हैं। लिसनिंग आपका 30 मिनट्स का होता है। जो 10 मिनट्स का जो ट्रांसफर टाइम मिलता है वो पेपर बेस्ड वालों को मिलता है, और कंप्यूटर बेस्ड वालों को 2 मिनट्स का टाइम मिलता है आफ्टर 30 मिनट्स, बस रिव्यू करने के लिए यूजुअली, वरना फिर एज सच एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता आपको। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होते हैं। 4 सेक्शंस होते हैं लिसनिंग में, और पर सेक्शन 10 क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन टाइप्स देख लेते हैं थोड़ा सा। मल्टीपल चॉइस होते हैं। मल्टीपल चॉइस भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो ये होता है कि आपके पास 3 चॉइसेस होती है, आपको उनमें से कोई एक चूज करना होता है, या तो आपके पास 5 चॉइसेस होती हैं, आपको उनमें से कोई 2 चूज करना होता है। मैचिंग ऐसा होता है कि आपके पास वेरियस नेम्स गिवन होते हैं और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस गिवन होते हैं, तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है बेसिकली कि अच्छा ठीक है, ये मुझे समझ में आ रहा है, इसने ये बोला था, तो ये मैच द फॉलोइंग टाइप एक क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। प्लान मैप लेबल डायग्राम लेबलिंग में यूजुअली ये होता है कि आपके पास एक डायग्राम होती है। जैसे कि हम लोग किसी मॉल में जाते हैं तो हमें एक डायग्राम सी मिली भी होती है, तो हमें पता होता है कि ठीक है, हम इसमें लेफ्ट या राइट जाएंगे, सीधा जाएंगे तो हमें ये शॉप मिल जाएगी। तो वो क्वेश्चन वो पेपर में भी आपके पास ऐसी एक डायग्राम होती है, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स में ना ABCD करके लिखा हुआ होता है, और आपके पास साइड बाय साइड ना ऑप्शंस भी होते हैं और नीचे नेम्स होते हैं शॉप्स के या फिर किसी भी चीज के। और उसमें अब वो ना साइड बाय साइड लिसनिंग में आपको बताते हैं कि जी एंट्रेंस से लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, ये वो, और फिर आपको यहाँ पे वो बिल्डिंग मिलेगी, तो उसके वहां पर ना कोई ऑप्शन होगा, वो आपको चूज करना होगा, तो वो आपका आंसर होगा। तो वो बेसिकली ओवरऑल मैप वाला क्वेश्चन ऐसे ही होता है। सेंटेंस कंप्लीशन में इजी है कि एक सेंटेंस होगा, उसमें एक वर्ड मिसिंग होगा और वो बात कर रहे होंगे उस चीज की, तो आपको वो स्पेसिफिक वर्ड समझना होगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। अच्छा, फॉर्म, नोट, टेबल, फ्लो चार्ट, समरी कंप्लीशन, ये भी थोड़ा सा सेंटेंस कंप्लीशन के ही सिमिलर होता है, बस में ये होता है कि टेबल फॉर्म में गिवन होता है। जैसे किसी शेड्यूल की बात की जा रही हो तो शेड्यूल में अच्छा ठीक है, इस दिन में ये होगा और फिर ये इस तरीके से होगा, तो उस हिसाब से आपको सुनना होगा और इन चीजों को लाइक टेबल या फ्लो चार्ट या किसी भी चीज में उसको फिल आउट करना होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। अच्छा, रीडिंग। इसमें आपके पास 60 मिनट्स होते हैं। 3 सेक्शंस होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही 40 होते हैं, और तीनों सेक्शंस में आई गेस 13 12 ऐसे करके डिवाइडेड होते हैं। अच्छा, इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें 2 टाइप्स के बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं। कुछ इन ऑर्डर होते हैं, कुछ आउट ऑफ ऑर्डर होते हैं। इनका पता होना जरूरी है क्योंकि फिर उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चन को या अपने पैराग्राफ को टारगेट करते हो। जितने भी यहाँ पे लोअर राइट बॉटम में जितने भी मैचिंग वाले सवाल आपको नजर आ रहे हैं, ये आउट ऑफ ऑर्डर होते हैं। इसमें आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पहले पैराग्राफ में अगर मेरा आंसर था तो दूसरे पैराग्राफ में पहले पैराग्राफ में मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर था तो दूसरे पैराग्राफ में मेरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन आप बाकी सब में एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे सेंटेंस कंप्लीशन है, सेंटेंस कंप्लीशन वैसे ही है जैसे हमने लिसनिंग में देखा था, एक लाइन होगी, एक लफ्ज गायब होगा, वो आपको पैराग्राफ से ढूंढ के फिल आउट करना होगा। समरी कंप्लीशन भी सेंटेंस कंप्लीशन की तरह ही ऑलमोस्ट होता है।
अच्छा, मल्टीपल चॉइस वही जैसे मैंने पहले बताया था कि आपके पास 3 या 5 चॉइसेस होंगी, आपको उनमें से या तो एक या तो दो चूज करने होंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मुझे समरी कंप्लीशन और सेंटेंस कंप्लीशन के ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है कि यही चीज हो रही है। अच्छा, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, और यहाँ पे एक और चीज मेंशन नहीं है, यस नो नॉट गिवन। अब ये दो डिफरेंट टाइप के सवाल है। यस, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन तब होता है कि जब आपके पास एक रिसर्च पेपर का एक्सर्प्ट मौजूद हो और वो बेसिकली फैक्चुअल बातें हो रही हो और ये किसी रिसर्च बेस के ऊपर काम हो, तो उसमें बेसिकली आपको ये बताना होता है कि जी इस पैराग्राफ में कि लाइक ये बात लिखी हुई है या नहीं, या इसके अपोजिट बात लिखी हुई है, या तो ये बात लिखी हुई ही नहीं है जितना आपको पैराग्राफ दिया हुआ है। यस नो नॉट गिवन तब होता है जब एक पैराग्राफ जो हो आपका वो किसी राइटर ने लिखा हो, वो किसी राइटर का ओपिनियन हो। तो ओपिनियनेटेड में ना आप ये सोच नहीं सकते, बेसिकली डिपेक्ट नहीं कर सकते कि जो जैसे रिसर्च पेपर की अगर मैं बात करूं तो उसमें फैक्चुअल बातें हैं, कुछ चीजें आप खुद समझ भी सकते हो पैराग्राफ पढ़ के, लेकिन ओपिनियनेटेड बात में हर बंदे का ओपिनियन डिफरेंट होता है, और ये यूजुअली पार्ट 3 के जो पैराग्राफ्स होते हैं वो थोड़े ओपिनियनेटेड होते हैं। तो उसमें यस नो नॉट गिवन आता है, और उसमें बेसिकली हमें बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ता है कि जी इनका ओपिनियन ये था या नहीं। अगर ये था तो यस, अगर ये नहीं था तो नो, अगर उन्होंने इस बारे में बात करी ही नहीं है तो नॉट गिवन। लेबल और डायग्राम में यही होता है कि यूजुअली एक डायग्राम गिवन होती है और मल्टीपल जगह खाने गायब होते हैं और आपको पैराग्राफ पढ़कर उनको फिल करना होता है। अच्छा, नाउ कमिंग ऑन टू द आउट ऑफ ऑर्डर क्वेश्चंस। मैचिंग हेडिंग में बेसिकली ये होता है कि आपके पास सारे पैराग्राफ्स होते हैं ना, ABCD करके लिखा हुआ होगा, और आपके पास साइड बाय साइड बहुत सारी हेडिंग्स भी होंगी। तो इस क्वेश्चन का यही होता है कि आपको जैसे पैराग्राफ पढ़ना है, समझना है कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, और फिर आपको उसको हेडिंग देनी है। अच्छा, मैचिंग नेम्स मुझे इनमें से सबसे ज्यादा आसान लगता है क्योंकि इसमें आप बेसिकली आप स्किम आउट कर सकते हो कि ठीक है ये नेम्स हैं, जैसे क्या कहते हैं, मल्टीपल आपके राइटर्स के नेम लिखे हुए होंगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर मतलब किसी के भी ना नाम लिखे हुए होंगे, वो हमेशा कैपिटलाइज लेटर्स में लेते हैं क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है ऑब्वियसली। तो उसमें से आप ये कर सकते हैं, आप उसको हाईलाइट कर लो और फिर ये पढ़ लो कि जी इन्होंने क्या ओपिनियन दिया था, क्योंकि हमेशा वो कोटेशंस में ही मेंशन होगा कि जी इन्होंने ये बात बोली थी, और फिर उस हिसाब से आपको मैच करना होगा कि अच्छा ठीक है ये आदमी है, इसने ये बात बोली थी, तो आपको ऐसे मैच करना होता है इसमें। मैचिंग इंफॉर्मेशन टू पैराग्राफ्स एंड मैचिंग सेंटेंस हेडिंग्स। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है मुझे कि मैचिंग सेंटेंस हेडिंग्स के एक पैराग्राफ होगा, उसमें पैराग्राफ नहीं, आपके पास पूरा ही पैराग्राफ होगा, आपको उसमें देखना होगा कि ये सेंटेंस कहाँ था और इसकी एंडिंग में क्या माखौज लिखा हुआ था, आपको उस हिसाब से मैच करना होगा। एंड इंफॉर्मेशन टू पैराग्राफ्स में भी यही होगा कि आपको खुद ही देखना होगा कि जी ये इंफॉर्मेशन कहाँ गिवन थी, आप उसको उस हिसाब से पैराग्राफ में मैच करना होगा। तो ऑब्वियसली चलो मैच द हेडिंग्स तो मैं फिर भी कह सकती हूँ कि आउट ऑफ ऑर्डर नहीं होता, लेकिन बाकी जितने भी कॉर्नर के 3 वाले हैं, इसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंफॉर्मेशन या क्वेश्चन किस पैराग्राफ में होगा, तो इसमें आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है। लेकिन बाकी जितने भी क्वेश्चंस है उसमें अप्रोच मैं पर्सनली यही कहूंगी कि कीवर्ड सर्च करना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आपको पता है कि जी ये इन ऑर्डर ही होंगे हमेशा, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट आखिरी के जो कुछ 5 सवाल होते हैं टेस्ट के, वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इन ऑर्डर है या आउट ऑफ ऑर्डर है। राइटिंग सेक्शन जो कि माना जाता है कि सबसे टफ सेक्शन है, और पर्सनली मेरा भी ये एक्सपीरियंस था कि ये सबसे टफ लगा था मुझे, बट ऑनेस्टली डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी प्रेपरेशन अच्छी होगी तो मैं समझती हूँ कि आप मुझसे भी ज्यादा अच्छा कर सकते हो उसमें। अच्छा, टास्क 1 बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग होती है। अ, इसमें डायग्राम गिवन होती है आपको, और आपको उस डायग्राम को पढ़कर उसकी मेन की पॉइंट्स, कंपैरिजंस, हाईलाइट वगैरह करनी होती है इन एटलीस्ट 150 वर्ड्स। एटलीस्ट का ध्यान रखना है, एटलीस्ट का मतलब है कि आपको इससे कम नहीं जाना, 150 वर्ड्स तो लिखना ही लिखना है। अच्छा, यूजुअली लोग यही कहते हैं कि 150 से लेके 200 वर्ड्स के दरमियान ये होना चाहिए।
अच्छा, इसमें हमारे पास कौन कौन सी क्वेश्चंस की टाइप्स होती हैं? लाइन चार्ट हो सकता है इसमें, बार ग्राफ वगैरह हो सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट, और मैप्स वगैरह। मेरा पर्सनली जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि एक प्रोसेस डायग्राम थी, 5 स्टेजेस की थी। बेसिकली उसमें ये बताया हुआ था कि हमारे पास जैसे सोडा बॉटल्स होती हैं, जैसे कोका कोला वगैरह होती हैं, तो वो कैसे बनती हैं। तो उसके ना पूरा स्टेजेस बताए हुए थे कि ठीक है, ये मिक्स होता है, वो होता है, फिर ये पैकेज होता है, और फिर ये शॉप्स में जाता है। तो उसको मुझे 150 वर्ड्स एंड मोर में डिस्क्राइब करना था। अच्छा, टास्क 2 में हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। एक तो ओपिनियन होता है। अच्छा, ओपिनियन और डिसएग्री एग्री थोड़ा सा सिमिलर होता है, लेकिन इसमें दोनों में ही ओपिनियन देने होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना जरूरी है। पढ़ने मतलब समझ में आ जाता है कि एक में आपसे पूछा जाता है कि आप इसको ठीक समझते हो या आप इससे एग्री करते हो। डिसएग्री एग्री में थोड़ा सा डिफरेंट ऐसा होता है कि आप किस एक्सटेंट तक एग्री करते हो, और फिर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाते हैं इसमें। अच्छा, सोल्यूशन में बेसिकली ऐसा होता है कि एक प्रॉब्लम आपको बताई जाती है और उस पर आपसे पूछा जाता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, सिंपल एज दैट। या तो कभी कभार ऐसा होता है कि पहले ये पूछा जाता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये हो क्यों रही है, और फिर इसका सोल्यूशन क्या है। कॉज कॉज और सोल्यूशन वाले सवालात भी आते हैं। तो सोल्यूशन के जो एसेस होते हैं उनके थोड़े से डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन आई गेस वो आगे जाके सही से आपको ट्रेनर बता ही देंगे। डायरेक्ट 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजुअली, कि आपको टॉपिक सेंटेंस दिया हुआ है, ये क्यों होता है और ऐसा क्यों होता है, मतलब अम, 2 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विद इन दैट वन टॉपिक। एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में बेसिकली आपको एक टॉपिक दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इसकी एडवांटेजेस क्या है और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, सिंपल एज दैट। अच्छा जी, स्पीकिंग सेक्शन जो मैं समझती हूँ लोग इसको बहुत ज्यादा हवा बनाते हैं, मैंने पर्सनली खुद भी बहुत बनाया था। अच्छा जी, ड्यूरेशन इसकी 10 to 15 मिनट्स होती है, डिपेंड करता है कि आपकी कितनी क्या कॉन्वर्सेशन कितनी लंबी जा रही है। ईच पार्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 मिनट्स लॉन्ग तक होता है। अच्छा जी, 3 पार्ट्स होते हैं इसके। पार्ट 1 में जनरल क्वेश्चंस, इंट्रोडक्शंस वगैरह, और पार्ट 2 में क्यू कार्ड्स आते हैं। हमारे पास एक क्यू कार्ड होता है, उसमें एक टॉपिक होता है कि जी डिस्क्राइब दिस एंड दैट, और फिर कुछ की पॉइंट्स होता है। एंड पार्ट 3 में कुछ पार्ट 2 का ही जो टॉपिक होता है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाता है और उससे थोड़े से जनरल सवाल किए जाते हैं, और फिर एक और यूजुअली टॉपिक डिस्कस कर लिया जाता है। अच्छा, इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐड करना चाहूंगी। और थोड़ा सा इनिशियली शुरू शुरू में कैसे टेस्ट कैरी अलॉन्ग होता है। तो पहले तो आप जाते हो, आपसे आईडी कार्ड और नाम पूछा जाता है। उस वक्त टेक्स्ट स्टार्ट नहीं होता, तो आप ज्यादा ना बोलें या सिर्फ नाम बोलें तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लंबी तशरीह वगैरह के आप कौन है, कैसे है, कहाँ से हैं, ये सब मैटर नहीं करता। अच्छा, फिर वो फॉर्मली पहले तो शायद आपके राइट्स पढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। एंड देन फर्दर ऑन फिर जाते हैं, बोलते हैं कि जी पार्ट 1 स्टार्ट हो रहा है। फिर पार्ट 1 में आपसे ऐसे सवाल किए जाएंगे जैसे आपसे कोई दोस्त बात कर रहा हो। जैसे कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपकी किसी से बात हो रही हो, एंड वो इंग्लिश में ही बात कर सकता है। तो वो जो जैसे सवाल कर सकता है ना कि आप पढ़ रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, आपका फेवरेट कलर क्या है, ऐसे सवाल। तो ऐसे बेसिक सवाल होते हैं, इसमें ज्यादा मैं समझती हूँ घबराने की जरूरत नहीं है। और ये पार्ट 1 ऐसा हल्का फुल्का इसलिए भी रखा जाता है ताकि लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। पार्ट 2 में ऑब्वियसली यहाँ से थोड़ा सा गेम चेंजर वाली चीज हो जाती है कि क्यू कार्ड होता है आपके पास, और फिर थोड़ा सा घबराहट भी होने लगती है कि जी 2 मिनट तक बोलना है। एंड पर्सनली मैं भी नहीं बोल पाई थी, घबराहट की वजह से, नर्वसनेस की वजह से। और पार्ट 3 में फिर उसी क्यू कार्ड के थोड़ा बहुत सवाल मुझसे पूछे गए थे। मेरा टॉपिक प्लानिंग एंड ट्रैवलिंग के ऊपर था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि जी जो ट्रैवलिंग होती है वो विदाउट प्लानिंग करनी चाहिए या विद प्लानिंग करनी चाहिए। तो ऐसे सवाल होते हैं। एंड पार्ट 3 स्पीकिंग का पार्ट 3 और राइटिंग का पार्ट 2
सवालात इसमें जो अप्रोच होती है ना, वो थोड़ी सी सिमिलर होती है। पार्ट 3 में ज्यादा बेहतर होता है कि आप ज्यादा बोलो, आप डिस्कस करो एक चीज को, आप एक चीज, आपसे एक सवाल किया जा रहा है तो आप इसके मल्टीपल नजरिए देखो। ये चीज बहुत जरूरी होती है, क्योंकि पार्ट 3 इज बेसिकली डिस्कशन टाइप। पार्ट 1 में इतना डिस्कशन नहीं होता, वो नॉर्मल कैजुअल टॉक होती है। अच्छा जी, मूविंग ऑन। पॉइंट्स टू नोट। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि लैंग्वेज टेस्ट है। ये हमारा नॉर्मल एग्जाम नहीं है जो हम यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज में करते आए हैं। इसमें हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपकी जो नॉलेज है, जैसे आपको एक चीज नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई लो लेवल के हो या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। इस बारे में परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं समझती हूँ बहुत जरूरी है कि हम लोग ये सोचते हैं कि जी आइल्स में, राइटिंग में और स्पीकिंग में अगर हम बड़े बड़े अल्फाज बोलेंगे, इडियमेटिक लैंग्वेज यूज करेंगे बहुत ज्यादा, तो सामने वाला बड़ा इम्प्रेस होगा। ये बात बिल्कुल गलत है। आप जितना फ्लुएंसी लाओगे या जितना स्पीकिंग के टर्म्स में अगर मैं बोलूँ, आप जितना फ्लुएंटली बोलोगे तो आपके नंबर ज्यादा अच्छे आएंगे। और अगर मैं राइटिंग के टर्म्स में बोलूँ तो आप जितना सिंपल लिखोगे या जितना आसान लिखोगे, बेसिकली अगर मैं उर्दू का एक जुमला बड़ा आसान से लिखूं और एक पुरानी उर्दू वाला जुमला लिखूं, तो आप चाहोगे कि यार आसान वाला पढ़ो, पुरानी उर्दू वाला तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो यही सेम केस इंग्लिश में भी होता है। अगर आप बहुत मोटे मोटे अल्फाज यूज करोगे ना, तो एग्जामिनर का दिल नहीं करेगा पढ़ने का। अगर आप आसान, वही बात आसान लफ्जों में कहोगे तो एग्जामिनर उसको पढ़ना भी चाहेगा। अच्छा, एक हाँ तीसरी बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक वर्ड को ओवर यूज नहीं करना। इस पूरे एग्जाम में मैं समझती हूँ राइटिंग में और स्पीकिंग में भी जितनी कोशिश हो सकती है, पैराफ्रेजिंग करें। मतलब एक ही चीज को या तो उल्टा करके बोल दें कि जी पहले से, अगर जैसे राइटिंग में मैं सपोज करती हूँ कि एक सिनेरियो है कि जी ये बहुत होता है लेकिन ये थोड़ा कम होता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो फिर जब मैं सवाल स्टार्ट करूंगी तो मैं पहले बोलूंगी कि ये बहुत कम होता है लेकिन ये बहुत ज्यादा होता है। तो वही बात तो सेम बोली है मैंने, लेकिन बस हेरा फेरी कर दी। तो ये चीज करना राइटिंग में और स्पीकिंग में बहुत जरूरी होती है। और सिनोनिम्स भी यूज कर सकते हो आप, वो ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, ग्रामर मैं समझती हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस टेस्ट के लिए। और फिर इस चीज को ब्रश करना, बहुत ज्यादा पॉलिश करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। अगर आप डिड के साथ पास्ट टेंस फॉर्म लगा देते हो तो ये चीज ना बहुत मैटर करती है टेस्ट में। और यूट्यूब शॉर्ट्स, आई गेस हम लोग सब आजकल रील्स बहुत देखने लग गए हैं, तो रील्स में ही अगर हम जॉनरा चेंज कर दें, अपना टॉपिक चेंज कर दें और हम ग्रामर नॉलेज उससे एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, मेक श्योर यू नो द प्रोनाउंसिएशन एंड प्रॉपर यूज ऑफ एवरी वर्ड। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक लफ्ज बेशक उसका सिनोनिम हो, लेकिन उसको ना दूसरे टर्म्स में यूज किया जा सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर आप उसी लफ्ज को ना अगर जबरदस्ती घुसाने की कोशिश करोगे ना एक जुमले में, तो बहुत अननेचुरल लगेगा पहली बात। और अगर उसके मायने उस जुमले में फिट भी नहीं हो रहे होंगे ना, तो वो बहुत बुरा लगेगा। तो पर्सनली मैं भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ऐसा नहीं करिएगा। अगर पैराफ्रेज नहीं भी हो रहा, अगर कोई सिनोनिम याद भी नहीं आ रहा, तो उस जुमले को ना उल्टा सीधा करके, मतलब स्ट्रक्चर तो सही रखे, लेकिन अगर एक बात आगे की गई थी दूसरी बात पहले की गई थी, तो उसको ही आगे पीछे करके अगर लिख देना, तो वही एक तरीके से पैराफ्रेजिंग हो जाती है। अगर ऐसे भी हो सकता है तो ऐसे ही कर ले, लेकिन मैं पर्सनली कहूंगी कि जितना पैराफ्रेजिंग, जितना आप सिनोनिम्स को में कमांड रखोगे, जितना अच्छा आप उसको करोगे, तो उतना अच्छा आपका स्कोर आएगा। और लास्ट पॉइंट भी बहुत अच्छी सजेशन है कि अगर एक लफ्ज, जैसे आप बुक रीडिंग कर रहे हो या फिर आप कोई वीडियो देख रहे हो, तो ये सब करते हुए अगर कोई एक लफ्ज
आपने कोई सुन लिया जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता, उसके बारे में मीनिंग, उसकी मीनिंग ढूंढे फर्स्ट ऑफ ऑल। ये मेरी पर्सनली एक अच्छी आदत थी कि जब भी मैं कोई आर्टिकल पढ़ती हूँ किसी के भी बारे में, तो एक बहुत अजीब सा लफ्ज मुझे नजर आ जाता है, तो मैं उसके बारे में मीनिंग सर्च करती हूँ और फिर देखती हूँ कि भाई इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है, और उसके बारे में ना कोशिश करती हूँ कि मैं उसको अपने सेंटेंस में यूज यूज भी करूँ, नॉट सिर्फ रिटन बट इवन इन स्पीकिंग। जितना आप उसको बोलोगे, लिखोगे, चैट पे बोलोगे, तो आप फेमिलियर हो जाओगे, अच्छा ठीक है ये लफ्ज इसलिए यूज होता है। अच्छा जी, अब हम कॉमन मिस्टेक्स पे आ जाते हैं। अच्छा, राइटिंग में जैसे मैंने कहा कि उतने लफ्ज नहीं लिखे आपने, जैसे कि एटलीस्ट 150 टास्क वन में हमें लिखने होते हैं एंड टास्क टू में हमें एटलीस्ट 250 लिखने होते हैं। अगर आप उतने नहीं लिख पाओगे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, उसमें मे बी शायद आपके 6 बैंड भी ना आ पाए, इवन दो आपने बात पूरी लिखी हो लेकिन 6 बैंड भी ना आ पाए। ये बहुत कंसर्निंग बात है। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक्स और पुअर वोकैबुलरी। अच्छा, एक बात यह है कि मैं पर्सनली लोगों को रेकमेंड तो करती हूँ कि राइटिंग की अगर प्रैक्टिस करनी है तो एमएस वर्ड में करें, क्योंकि एमएस वर्ड हमें वर्ड काउंट बता देता है, एंड अगर आप आइल्स ऑन कंप्यूटर दोगे तो वहां पे भी आपको वर्ड काउंट डिस्प्ले हो रहा होगा। तो एक थोड़ी सी ना रियल वाली फील भी आ जाती है वर्ड एमएस वर्ड में। लेकिन एमएस वर्ड की एक अच्छी बात भी है ये, लेकिन एक बुरी बात भी ये है फॉर आइल्स, कि वो चीजें अगर हम गलत लिखते हैं ना कभी कभार, तो वो चीजें ठीक कर देता है। अब आइल्स ऑन कंप्यूटर में ये वाली चीज है नहीं। मैंने भी पर्सनली टाइप करते हुए बहुत सी स्पेलिंग मिस्टेक्स करी थी, लेकिन मुझे उसको बहुत बार प्रूफ रीड करना पड़ा, एंड उसके लिए भी टाइम बचाना होता है, एटलीस्ट 10 मिनट्स मैं पर्सनली कहूंगी। लेकिन मतलब मेरे पास 10 मिनट बचे थे, अब ऑब्वियसली किसका कैसा टाइम मैनेजमेंट है वो तो डिपेंड करता है उनके ऊपर खुद। लेकिन हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आप मिस्टेक्स को देखो, और वोकैबुलरी भी जितनी अच्छी की जा सकती है उतनी अच्छी करें, लेकिन आपको शेक्सपियर जैसी इंग्लिश नहीं बोलनी है वहां पे। नॉर्मल एक, जैसे कोई भी नॉर्मल अमेरिकन या फिर यूरोपियन जो इंग्लिश लोग हैं उनकी तरह बोलनी है, और कोई महारत हासिल नहीं करनी है, बस आपको दिखाना है कि आपको इंग्लिश आती है। अच्छा, थर्ड पॉइंट ये है कि राइटिंग में, अब टास्क टू में स्पेशली, टास्क वन में तो चले हम अपने आइडियाज देते ही नहीं है, टास्क वन रिपोर्ट राइटिंग है, उसमें हम अपने आइडियाज नहीं देते हैं, उसमें हम सिंपली सामने जो लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन करते हैं। टास्क टू में हमें अपने आइडियाज बेसिकली बताने होते हैं कि जी ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है, तो ये आपका आइडिया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि टॉपिक ऐसा होता है कि बंदा इससे बड़ा फेमिलियर होता है और बहुत सारे आइडियाज आते हैं, लेकिन हमें ना उस पे, उस चीज पे कंट्रोल होना चाहिए स्पेशली। और दूसरी बात ये कि एक आइडिया जिस पे हम ज्यादा लिख सकते हैं उसको चूज करना चाहिए, क्योंकि आप मल्टीपल आइडियाज लिखना शुरू कर दोगे ना तो या तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, या तो वो बहुत मेसी हो जाएगा। पढ़ने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि जी पहले पैराग्राफ में उसने पहली आइडिया के बारे में बात करी और फिर अचानक से दूसरे आइडिया पे आ गया। और हो भी सकता है कि आपने इंट्रोडक्शन में दो आइडियाज मेंशन करे हुए हो और अपने बॉडी पैराग्राफ में 3 आइडियाज मेंशन कर दिए हो, तो इंट्रोडक्शन में आपने वो मेंशन ही नहीं करा और कंक्लूजन में एक और आइडिया आ जाएगा, तो फिर जो पढ़ने वाला एग्जामिनर होगा वो परेशान हो जाएगा कि यार इसका माइंड तो यार हर जगह है, इसका माइंड कहीं फोकस नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है कि जी आइडिया 100 आएंगे मे बी आपको, या हो सकता है आइडिया एक ही आए, लेकिन आपको एक ही पे ही काम करना है और एक ही को ही लेके चलना है। और पुअर ग्रामर, इनकरेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन, ये तो जरूरी है कि आप उस पे वर्क करें कि जी कॉमा कहाँ पे लगना चाहिए, डॉट कहाँ पे लगना चाहिए, पंक्चुएशन का इस्तेमाल, और ग्रामर स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये जितना अच्छा हो सकता है तो वो करें। और इसकी पर्सनल टिप मैं यही दे सकती हूँ कि आप जितना ऐसे राइटिंग पे फोकस करें, लोगों के मॉडल एसेस पढ़ें, ठीक है, और कोशिश करें कि आप उसको मतलब सवाल लें और खुद करें, और फिर उसको कंपेयर करें कि जी ये मॉडल ऐसे से कितना खराब है कितना अच्छा है, या आपको समझ में आएगा कि आप कितने पानी में बेसिकली। और जैसे मैंने ऊपर लिखा ऊपर ये बताया था कि जी
कम वर्ड्स लिखना नुकसानदेह है तो ज्यादा वर्ड्स लिखना भी नुकसानदेह है। जैसे कि अगर टास्क 1 की बात की जाए तो 150 से 200 में रहना होता है। टास्क 2 में 250 से 300 में रहना होता है। आप अपना ऐसे को जितना वर्डी बनाओगे तो आप आईएलटीएस एग्जामिनर को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो बेसिकली कि आपके हर सेंटेंस पे वो तनकीद करे, और वो बेसिकली आपका स्कोर नीचे करेगा। तो ज्यादा बेहतर ये है कि 150 से 200 वर्ड्स में जितनी आप कहानी लिख सकते हो, जितना आप कॉम्पैक्ट करके लिख सकते हो, जितना आप अच्छा करके लिख सकते हो, जितना आप उसको एफिशिएंट तरीके से लिख सकते हो, आप लिखो और फिर आप वहां पे रुक जाओ। उससे ज्यादा लंबी नहीं करनी है। आप ज्यादा लंबी करोगे हो सकता है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपकी नेक्स्ट सेंटेंस में खराब हो जाए, कुछ मसला हो जाए। वो उस चीज को ना, वो चीज बेसिकली आपकी स्कोर पे इफेक्ट करता है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए ये एक सजेशन है कि 150 से 200 एंड 250 से 300 तक रहें। अच्छा, मिस्टेक्स टू अवॉइड इन रीडिंग। अच्छा, रीडिंग द होल पैसेज, ये बहुत आयरॉनिक बात लग रही होगी कि भाई रीडिंग है, मुझे तो पैसेज पढ़ना ही है, लेकिन इतना बड़ा पैसेज होता है ना, स्पेशली एकेडमिक में। आपकी आइल्स जनरल ट्रेनिंग में ना यूजुअली पैसेजेस छोटे होते हैं, लेकिन आइल्स एकेडमिक में ना हमेशा बड़े होते हैं। स्पेशली अगर आपके टॉपिक के हिसाब का नहीं होना तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो इसमें एक चीज ये होती है कि जो पॉइंट 2 में लिखा हुआ है कि नॉट फाइंडिंग कीवर्ड्स, अगर आप कीवर्ड्स ढूंढ लो ना, अब जैसे मैं अपना एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी इसमें, कि पहला ही क्वेश्चन था, पता नहीं शायद यस नॉट ट्रू फॉल्स नॉट गिविंग का था, एंड ना उसमें लिखा हुआ था कि दिस डिड नॉट हैपन इन 17th सेंचुरी। अब मुझे पता था मुझे 17th सेंचुरी देखना है। 17th सेंचुरी कभी भी ना पैराफ्रेज या फिर चेंज नहीं हो सकता। 17th सेंचुरी का लफ्ज 17th सेंचुरी में ही बोल सकते हैं। मैंने वो लफ्ज उठाया, मैं पहले पैराग्राफ में गई, मैंने देखा 17th सेंचुरी का कोई लफ्ज है नहीं, ठीक है, पहले पैराग्राफ में मेरा आंसर नहीं है। दूसरे पैराग्राफ में गई, 17th सेंचुरी का लफ्ज है, हाँ है, ठीक है। अब मैंने पढ़ना शुरू किया। अगर मैं पहले पैराग्राफ को पढ़ती, फिर दूसरे पैराग्राफ को पढ़ती, और फिर मुझे आंसर मिलता तो मेरा टाइम वेस्ट होता। और दूसरी बात इसमें ये मैं ऐड करना चाहूंगी कि पहले सवाल को अप्रोच करें, फिर पैराग्राफ में आए। क्योंकि आप पहले पैसेज पढ़ लेते हैं पूरा, वो आपके 15 मिनट खा गया, फिर आप सवाल पे आए, फिर आपको याद ही नहीं रहा भाई ये बात कहाँ लिखी हुई थी, फिर आप पैसेज पे गए, फिर आपको वापस पढ़ना पड़ा, अब ये 20 मिनट हो गए, तो टाइम जाया हो रहा है इससे। मुझे याद है 15 मिनट में एटलीस्ट मेरा पहला सेक्शन पूरा हो गया था, और वो इसीलिए हुआ था कि मैंने पहले क्वेश्चन को अप्रोच करा था। तो ये बहुत अच्छी टिप है और मैं पर्सनली कहूंगी कि आप लोग भी इसको फॉलो करें। अच्छा, तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज यस नो नॉट गिवन एंड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में होती है। क्योंकि बेसिकली अगर ये सिर्फ यस नो होता या फिर ट्रू फॉल्स होता ना, तो हमें नॉट गिवन के बारे में सोचना नहीं पड़ता। लेकिन जब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं ना तो हमें समझ नहीं आता कि यार ये गिवन है भी या नहीं, क्या पता मैं इस चीज को सही से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो ये चीज देखनी पड़ती है। लेकिन अपने आप को ना थोड़ा सा स्टॉप भी लगाना पड़ता है कि जी जो लिखा हुआ है ना, उससे आगे पीछे मैंने सोचना ही नहीं है, जो लिखा हुआ है वही सही है। अगर उसका उल्टा मेरे सवाल में लिखा हुआ है तो नो है, अगर यही लिखा हुआ है तो यस है, अगर लिखा हुआ ही नहीं है तो नॉट गिवन है। तो इस चीज पे भी कंट्रोल और महारत हासिल करना भी एक स्किल है, जो कि प्रैक्टिस से ही आएगी। अच्छा, स्पीकिंग में एडिंग फिलर वर्ड्स। अच्छा, अब जैसे हम लोग यूजुअली अल्फाज सोचने लग जाते हैं कि ये बोलना है वो बोलना है, फिर ऐसे हम लोग शुरू कर देते हैं बोलना। तो कुछ कुछ केसेस में तो ये एक्सेप्टेबल होता है, कंसिडरिंग पार्ट 3 में आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें आप कभी कभार स्टटर भी करोगे, या फिर आपको होगा कि यार ये सवाल, ये चीज तो मैंने कभी सोची ही नहीं। तो उसमें फिर आपका निकल सकता है, क्योंकि उनको पता है कि आप, उन्होंने आपके सामने किस लेवल का सवाल रखा है। एंड पर्सनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ पार्ट 3 का, तो मुझसे एक सवाल किया गया था जो कि मैं समझती हूँ कि जो भी मुझे सुन रहा है वो भी अपने बाल को जाएगा, क्योंकि सवाल ही इतना अजीब था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि दो लोग हैं, एक जो पंक्चुअल है, दूसरा जो पंक्चुअल नहीं है टाइम टाइम के लिहाज से।
उन लोग की अगर कॉन्वर्जेशन होगी तो क्या होगी। अब ये एक सिनेरियो मैं समझती हूँ कोई भी नहीं सोचता होगा, और ना मैंने कभी सोचा था, और मुझसे पार्ट 3 में ना आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता, आपको फौरन फर बोलना होता है। तो उस वक्त मैं अजीब हो गई, मैंने बोला ये कैसा सवाल है, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो उसमें कुछ चीजें फिर बोलनी पड़ती है, या तो कि ये चीज मैंने कभी सोची नहीं थी, लेकिन अगर मैं इस बारे में सोचूं तो मैं इसको इस तरीके से सोचूंगा। तो ये वाली चीजें भी ना, ये भी एक स्किल है जो कि आप या तो किसी यूट्यूबर को देख के, जो अच्छा यूट्यूबर है जो बेसिकली सही से पढ़ाता हो, या फिर ये आई कोड गुरु के सेशंस लेकर आपको समझ में आएगा कि यार अच्छा ठीक है, अगर ऐसा कोई डिफिकल्ट सवाल मेरे सामने रखा जाए तो ये चीजें बोलनी है मुझे, रादर देन कि मैं उनकी शक्ल देखूं, या मैं अपने बाल को जाऊं, अपने हाथ को जाऊं, दीवारों को ताड़ूं, ऐसा नहीं है। एक सवाल आपके सामने रखा गया, आपको उसको अप्रोच करना है, बेशक आपकी उस जॉनरा में एक्सपर्टीज नहीं है। अच्छा, पार्ट 2 भी बहुत जरूरी है कि जी, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको ये खाना पसंद है, तो आपको सिर्फ हाँ नहीं बोलना है, आपको बोलना है हाँ क्योंकि ये वो रीजन है। आपको थोड़ी सी लंबी करनी है, एक्स्ट्रा लंबी भी नहीं करनी। जैसे पार्ट 1 में मेरे पास इतना मौका नहीं मिला, मुझे इतना मौका नहीं मिला कि मैं एक्स्ट्रा लंबी करूं। मैंने शायद ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड तक एटलीस्ट जवाब दिए थे उनको, कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि जी आपने ये मेजर्स क्यों चूज किया था, तो मैंने बताया कि जी ये सिनेरियो था, मेरे इतने कम मार्क्स आ गए थे या जो भी था, मैं वो वाला फील्ड नहीं ले पाई जिसमें मुझे जाना था, तो फिर मैंने ये ले ली। तो ऐसे करके मैंने जवाब दिया, लेकिन ये जुमला भी ना हार्डली 10 to 15 सेकेंड्स लेता है। तो पार्ट 1 में तो आपके 10 to 15 सेकेंड्स तक जाता है, लेकिन पार्ट 3 में आप जितनी भी लंबी कर सकते हो, जितना आपको समझ में आ रहा है, जितना कंपैरिजन, एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशन दे सकते हो तो दो, फायदेमंद है वो। अच्छा, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि सवाल अगर आपसे पूछा गया हो कि आपका फेवरेट कलर क्या है, और अगर आप शुरू हो गए कि जी ये कलर मैंने यहाँ पे देखा था, और फिर मेरे केक का कलर ये था, और फिर ये मैंने किसी को ये कलर पहने देखा था, उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा कि किसने क्या कलर देखा था, पहना हुआ था, या आपके केक का कलर क्या था। आपसे सिर्फ सिंपली ये पूछा है आपका फेवरेट कलर क्या है, आपको सिर्फ उसका जवाब देना है। ये बात बहुत जरूरी याद रखनी है। दोस्तों से तो बात करते हुए आप ऑफ टॉपिक चले जाते हो, और मैं समझती हूँ कि हर कोई डिफरेंट टेंजेंट्स पे चला जाता है, लेकिन इस चीज को टेस्ट टेस्ट के टाइम पे ना बहुत कंट्रोल में रखना चाहिए। और वही बात जो राइटिंग में है कि जी एक ही लफ्ज को बार बार यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट जो सवाल आपसे पूछा गया है ना, आप उस सवाल को भी थोड़ा सा पैराफ्रेज करके जवाब दो, या फिर उसको कंटिन्यूएशन में जवाब दो। इडियम्स भी यूज करना भी सही होता है, लेकिन जैसे फिश आउट ऑफ वाटर, या फिर बहुत डिफिकल्ट इडियम्स नहीं, लेकिन जैसे बहुत जो कैजुअल मैनर में या इनफॉर्मल मैनर में इडियम्स बोले जाते हैं मैं समझती हूँ, या फ्रेजेस बोले जाते हैं मैं समझती हूँ, वो यूज करना बेहतर होता है, क्योंकि वो नॉर्मल लैंग्वेज में यूज किया जाता है। और हाँ, यही कि एक ही लफ्ज को आप बार बार बोलो कि आई लाइक फिश, फिश इज दैट, फिश इज फलाना ढिमकाना, तो ये पैराफ्रेजिंग नहीं हो रही है एक तो, और फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल हो गया है। और फिर आप एक वर्ड फिश को बहुत बार यूज कर रहे हो, आप इट भी यूज कर सकते हो उसकी जगह पे। आप क्वेश्चन के फ्लो में भी चला सकते हो, नहीं आप अपने जवाब को फ्लो में भी चला सकते हो, लेकिन आप चला नहीं रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली ये आपके बैंड स्कोर को कम करेगा। देन फाइनली लिसनिंग। अच्छा, लिसनिंग विदाउट एनी फोकस, ये बहुत होता है मेरे साथ पर्सनली, और मैंने इस चीज पे बहुत घर पे वर्क किया था। जो हमारे पास ये जो आइल्स की कैम्ब्रिज की बुक्स हैं, ये कसम से इससे हटके कोई भी अच्छी चीज नहीं है। मैं समझती हूँ कि इसमें से अगर आप प्रैक्टिस कर लो ना तो हो जाता है कवर। एंड ये क्या कहते हैं, अगर आप लिसनिंग, मतलब आप एक चीज सुन रहे हो, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप फोकस लूज कर जाते हो, कभी कभार आप हो जाते हो बिल्कुल ब्लैंक माइंडेड।
तो ये इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना है कि आप ब्लैंक नहीं हो, आपको बिल्कुल ऐसे सुनना है जैसे बस आपको जरूरी है ये बात सुनना, और एक एक लफ्ज को सुनना है। ऐसा भी नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्टर्स को भी सुनो, लेकिन डिस्ट्रैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करना कि जी ये चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये चीज मेरा आंसर नहीं है, तो वो भी सुन के ही पता चलता है। अगर आप, क्या पता कि डिस्ट्रैक्टर को ही सुन के समझ ले अरे यही आंसर होगा, उसको टिक कर दे, वो आपका गलत हो जाए। ये इस चीज का बहुत ध्यान रखता है। एंड स्पेलिंग और ग्रामर एरर्स ये लिसनिंग और रीडिंग दोनों में ही अप्लाई होता है। कि जी किसी ने लिख दिया कुक, लेकिन उसने बोला था कुक्स, तो उसका वो आंसर गलत हो जाएगा, जबकि उसने बात सही सुनी है, लेकिन उसने सिंगुलर प्लूरल का ना डिफरेंशिएशन नहीं कर पाया। तो चूंकि वो कर नहीं पाया, तो ऑब्वियसली उसका पूरा ही आंसर कट जाएगा, उसको 0.5 वगैरह भी नहीं मिलने वाले, जैसे हमारी टीचर तो दे देती है, लेकिन ये लोग नहीं देते। अच्छा, अब लास्ट लास्टली मैं चाहूंगी कि मैं अपनी चीजें थोड़ा सा बताऊं, अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने करी थी और मैं समझती हूँ कि दूसरों को भी करनी चाहिए। तो लिसनिंग के लिए मेरी ये सजेशन होगी, अब जैसे 4 पार्ट्स होते हैं हमारे पास। पार्ट 1 की जब पूरी रिकॉर्डिंग चल जाती है ना, तो हमें 30 सेकेंड या 1 मिनट तक का ना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन उतना टाइमर मिलता है कि जी आप रिव्यू कर लो पार्ट 1 के आंसर्स को। पर्सनली स्पीकिंग, जब वो लोग बोल रहे होते हैं ना, जब वो रिकॉर्डिंग चल रही होती है, तो तब मुझे वो बातें याद रहती हैं। लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग एंड हो जाती है ना, तो मुझे ये बातें याद नहीं रहती, या फिर मैं इस बारे में सोचूं कि क्या बोला था, क्या नहीं करा था। इससे बेहतर है, मैंने जो ट्रिक सीखी थी वो ये थी कि जी पार्ट 1 को छोड़ो, 30 सेकेंड्स का टाइमर है, पार्ट 2 पे जाओ, पार्ट 2 के सवाल पढ़ना शुरू कर दो। और ये चीज ना पार्ट 4 में बहुत काम आती है, क्योंकि पार्ट 1 में आई गेस 2 ब्रेक्स मिलते हैं आपको, कि जी 1 to 5 का आपको बोला जाएगा, आप इतने का जवाब दोगे, फिर एक ब्रेक मिलता है कि जी आप इतने सवाल पढ़ लो क्योंकि इसकी बात होने वाली है, फिर एक और ब्रेक मिलता है कि जी आप इन सवालों को पढ़ लो, इनकी बात होने वाली है, फिर एक लंबा ब्रेक मिलता है छोटा सा कि आप सारे आंसर्स को रिव्यू कर लो। फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 में 2 ब्रेक्स मिलते हैं, और पार्ट 4 में कोई ब्रेक ही नहीं मिलता। और पार्ट 4 हमेशा टफेस्ट होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड या फिर थोड़ा सा ना लेक्चर बेस्ड होता है। जैसे हम लोग लेक्चर सुनते हैं ना कि जी कंप्यूटर ऐसा है या वो है, कंप्यूटर के अंदर ये चिप होती है, ये वो RISC-V बहुत ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं, टेक्निकलिटीज पे चले जाते हैं। तो पार्ट 4 हमेशा एक लेक्चर बेस्ड टॉपिक होगा, कि उसी का ही ना एक चंक होगा बेसिकली, और उसमें कोई ब्रेक्स भी नहीं होगी। तो ये चीज ना फिर पार्ट 3 का जब आप आंसर कर लोगे ना, तो जो आपको जो छोटा सा पोर्शन ऑफ टाइम मिलेगा, तो उसमें आप थोड़ा सा जितना पढ़ सकते हो, ऐसे 31 से लेकर अगर 36 तक भी आंसर सवालात आपने पढ़ लिए और समझ लिए, तो एक बेनिफिट देता है आपको कि जी फिर जब पार्ट 4 पे वो आएगा और फिर आपसे कहेगा कि आपके पास इतना टाइम है, आप सवालों को पढ़ लो, तो आप पूरा, आपको पता होगा कि जी ये पार्ट है और ये वो है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि पार्ट 4 में जब वो कहता है कि पार्ट 4 के ये सवालात हैं, आप इतने इतने पढ़ लो, ये इसकी पूरी रिकॉर्डिंग चलेगी, तो मैं समझती हूँ कि वो टाइम थोड़ा इनएडिक्वेट है, थोड़ा सा कम है। उतने में पूरा पार्ट आप पढ़ नहीं सकते, सारे सवाल आप पढ़ नहीं सकते। तो ये टिप पार्ट 4 के लिए स्पेशली काम आती है, क्योंकि होता यह है कि चारों पार्ट खत्म होने के बाद आपके पास फिर भी 2 मिनट होते हैं। अगर आप पर पार्ट 30 सेकेंड भी दो ना, कि आप स्पेलिंग चेक कर लो, कुछ गलत तो टाइप नहीं हो गया, इतना इनफ होता है। तो लिसनिंग के लिए ये एक पर्सनल टिप है जो कि मैंने अप्लाई करी थी। रीडिंग में इन ऑर्डर क्वेश्चंस को पहले अप्रोच करो, जो जैसे मैंने डिस्कस किया था यहाँ पे। हाँ, ये जितने भी ये हमारे पास हैं एक्सेप्ट फॉर D3, जितने भी हैं ये सब इन ऑर्डर है। तो क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार एक पैराग्राफ है, इसमें मुझे आंसर मिल गया है, तो हो सकता है कि दूसरा सवाल है वो दूसरे पैराग्राफ में मिल ही जाएगा। तो मैं पर्सनली टाइम बचाने के लिए ये कहूंगी कि इन ऑर्डर सवालों को पहले कर लो, एंड आउट ऑफ ऑर्डर जो है उनको बाद में कर लो।
अच्छा, कीवर्ड सर्च ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले डिस्कस कर दिया था इस चीज को। और हाँ, नाम को हाईलाइट कर लें। अगर आपको पता है कि जैसे एक सवाल, पहले तो सवाल का ओवरव्यू कर लिया करें जब भी आप पार्ट नेक्स्ट पार्ट पे आए, और आपको पता है कि आपके पास मैचिंग द नेम्स वाला सवाल आ गया है, तो सबसे पहले आप पैराग्राफ में जाएं और जितने भी नाम हैं जिन जिन लोग के, सबको हाईलाइट कर दें, सबको स्किम आउट करें। हमेशा नाम कैपिटलाइज्ड फॉर्म में लिखा हुआ होगा, जाके हाईलाइट कर दें सबको। सबसे आसान तरीका। मेरे पास ऐसा सवाल आया था और मैंने सबसे पहले ये करा था, मैं सबके नाम हाईलाइट कर दिए थे। मुझे बड़ी आसानी हुई थी फिर उनके ओपिनियंस पढ़ने में। एंड थर्डली, जब आपने एक सवाल आंसर कर लिया है, ठीक है, आपको पता है अभी आंसर कहाँ मौजूद है, लेकिन आपको फिलहाल पता है जब आप पार्ट 3 पे होंगे ना, आपको शायद नहीं याद हो, और अगर आपने अपना क्वेश्चन रिव्यू के लिए छोड़ा होगा ना, तो शायद मसले हो जाए आपको। तो ये भी चीज मैंने करी थी कि जब मैंने एक आंसर दे दिया था, तो मैंने उस लाइन को हाईलाइट कर दिया था। अच्छा, बाय द वे, आइल्स ऑन कंप्यूटर में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप हाईलाइट कर लो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को, आप आराम से हाईलाइट कर सकते हो। सेलेक्ट करना होता है और राइट क्लिक करना होता है, और वो दे देता है आपको ऑप्शन हाईलाइट करने का। तो हाँ, इसमें भी इतना बड़ा मसला नहीं होता। और स्पीकिंग में ये मेरे पर्सनल ओपिनियन होगा कि जी, क्यू कार्ड का जो होता है, जो सवाल होता है, उस पे ज्यादा फोकस करें रादर देन कि आप उनके पॉइंट्स पे फोकस करें। क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्यू कार्ड जो है अ, कि जरूरी नहीं है कि जो क्यू कार्ड है आपके पास, वो क्या कहते हैं, क्यू कार्ड और उसके साथ जो जितने भी टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, आप सबको कवर करो। आपको सिर्फ क्यू कार्ड का टॉपिक कवर करना होता है। तो इसमें कभी कभार डिफरेंट टेंजेंट्स में भी जाओ ना, अगर आप ऑफ टॉपिक भी थोड़ा सा जाओ तो इतना बड़ा मसला नहीं होता। और ये कि रोज इंग्लिश बोलना 15 से 20 मिनट जरूरी है मेरी तरफ से। और ये लास्ट जो मेरी तरफ से सजेशन होगी स्पीकिंग के बारे में, वो ये होगी कि जिस दिन टेस्ट होने वाला है ना आपको, आपका, जैसे मेरा 6 फरवरी को होने वाला था, तो मैंने 5 फरवरी को सबको तंग करा था, मैंने सिर्फ इंग्लिश में बोला था। सब तंग आ गए थे मुझसे, लेकिन पर्सनली ये चीज मेरे लिए बहुत फायदेमंद हुई, क्योंकि मैंने टेस्ट डे में बहुत आराम से इंग्लिश बोलती थी, इसकी वजह से मेरा अच्छा स्कोर आया था। तो और लास्ट बात ये कि लास्ट डे में ज्यादा प्रिपरेशन करने की पर्सनली जरूरत नहीं है, और थोड़ा बहुत देख लिया, दैट्स इट। अपना काम करें, अपना आराम से चिल करें, ज्यादा टेंशन मत लें, और अपने ऊपर बिलीव करें कि भाई आप कर लेंगे। एंड हाँ, मैं इसी नोट पे अह, ये इंट्रोडक्शन एंड करना चाहूंगी। एंड यस, अगर कोई सवाल आते हैं, कोई क्वेश्चंस आए, तो आई वुड लव टू टेक देम। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर इनवैल्यूएबल इनसाइट्स। ऑडियंस में किसी को सर तैयब आप अनम्यूट करके क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। थैंक यू मैम फॉर प्रोवाइडिंग इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन। मैम, हम्म। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने 15 डेज में किया है आइल्स की प्रिपरेशन और हम्म। टेस्ट दिया है, तो आपने हम्म। आई कोड गुरु पे प्रिपरेशन की कि आप पहले से प्रिपरेशन कर रही थी कुछ? मेरी स्ट्रेटजी पहले ये थी कि उस वक्त आईकॉन गुरु का, क्योंकि मल्टीपल सेशंस चल रहे थे, लेकिन वो स्टार्ट पे चल रहे थे, और मुझे ना राइटिंग और स्पीकिंग का देखना था, और कुछ सेशंस आपके राइटिंग और स्पीकिंग तो पहुंचे ही नहीं थे। तो फिर मैंने आईकॉन गुरु पे सर्च किया था, आइल्स स्लैक चैनल पे ना, तो कुछ आर्काइव चैनल्स भी आए थे। तो मुझे याद है मैं एक आर्काइव चैनल पे गई थी, और फिर मैंने वहां से ना उनका वो लिया था, आपके जो ये लोग हाँ, जो स्प्रेडशीट मेंटेन करते हैं जिसमें सारी वीडियोस वगैरह मौजूद होती है। और मुझे याद है मैंने सारी वीडियोस देखी थी, एक एक करके 2 दिन के अंदर मैंने वो सारी वीडियोस कवर करी थी। और मैंने ना सारे की पॉइंट्स उठा लिए थे कि जितनी भी टिप्स हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो रेकमेंड की गई थी, और मैंने उसको उठा के फिर उससे मैंने प्रैक्टिस करी थी। और वो 2 हफ्ते में हो गया था। 2 हफ्ते में मैंने लग के किया था। उससे पहले भी 2 हफ्ते में कर रही थी, लेकिन देयर वाज अ सेल्फ डाउट इशू, तो हाँ। मैम, और वन मोर क्वेश्चन इज, हम्म। टेक्स्ट बुक टेक्स्ट देने से पहले कितनी देर पहले हमें बुक करना पड़ता है?
मैंने 2 दिन पहले बुक किया था, तो 2 दिन तक मैक्सिमम होता है आपके पास। मैंने 4 फरवरी को बुक किया था, 6 फरवरी का टेस्ट। ओके, और आपने मैम जो प्रिपरेशन की है वो हार्ड बुक से, हार्ड फॉर्म से भी की है कि सॉफ्ट फॉर्म से ही की है? मैंने सॉफ्ट फॉर्म से ही की है मोस्टली। हार्ड फॉर्म से मैं इसलिए भी नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे आइल्स ऑन पेपर देना नहीं था, और फिर आइल्स ऑन कंप्यूटर एक्सपीरियंस अगर आपको करना है या फिर उसमें महारत हासिल करनी है, टाइपिंग स्पीड क्योंकि बहुत मैटर करती है इस टेस्ट में, तो मैं ये समझती हूँ कि आइल्स ऑन कंप्यूटर जो टारगेट कर रहा है तो फिर वो कीपैड पे ही करे। और मैम एडिटिंग सेक्शन में आपने एक चीज़ बताई थी, इन ऑर्डर और आउट ऑर्डर को अंडरस्टैंड करने के जो क्वेश्चन टाइप थी, कैन हम्म। यू रिपीट अगेन? अच्छा, मैं बता देती हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई ना अभी तक? यस। हाँ। इन ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर का ये है कि ये जितने भी ये वाले अच्छा, ये वाले जितने भी सवाल है ना, ये हमेशा आउट ऑफ ऑर्डर है। आउट ऑफ ऑर्डर इन द सेंस के पैराग्राफ में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसका जवाब होगा कहाँ। लेकिन ये वाले जो है ना, अगर आपको पता है कि पहले सवाल का जवाब अगर मुझे पैराग्राफ 1 में मिल गया है, तो दूसरे सवाल का जवाब पैराग्राफ 2 में होगा। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो हमेशा। लेकिन इन तीनों सवाल में आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, ये कहीं भी हो सकते हैं। ये अगर पहले सवाल का जवाब को पैराग्राफ 1 में मिला है, तो दूसरे सवाल का जवाब को शायद आखिरी पैराग्राफ में मिले। उसमें आपको पूरा पैराग्राफ पहले पढ़ना पड़ता है और फिर आपको सवाल का जवाब देना होता ओके मैम। मैम और ये कि आपका ये इंग्लिश लेवल लाइक किस तरह का था कि आपने मतलब 15 डेज में प्रिपरेशन की, और ये कि आपने जब 2 डेज वीडियोस देख ली तो आप डेली कितना टाइम दे रही थी आइल्स को? थोड़ा सा ये भी ब्रीफ कर दें। है। डेली मैं डेली टेस्ट भी अटेम्प्ट कर रही होती थी, लेकिन वो आखिरी हफ्ते में था। पहले हफ्ते में मैंने 1-2 घंटे दिए होंगे, फिर आखिरी हफ्ते में मैं पूरा ही एक टेस्ट का ना फॉर्मेट रखती थी कि पहले मैंने रीडिंग लिसनिंग का सेक्शन अटेम्प्ट किया, फिर फौरन से रीडिंग किया, फिर फौरन से ना मैंने पहले से ही राइटिंग के लिए 2 सवाल अपने टास्क 1 टास्क 2 के लिए रेडी रखे होते थे, और फिर मैं फौरन से उस पर स्विच होती थी, और फिर मैं उसको फौरन से अटेम्प्ट करती थी, ताकि मैं अपना घर पे ही ना वो एक आइल्स का एक्सपीरियंस रखूं, ताकि मुझे पता हो कि भाई मैं ना, अगर मेरे मेरे अंदर थकन का भी फैक्टर आ रहा है तो मुझे पता हो कि मैं कितना थकी हुई हूँ या फिर कितना उसको कैसे टैकल कर रही हूँ, ताकि मैं घर पे ही इस चीज को देख लूं और अपने आप को संभाल लूं, रात दिन में वहां पे जाके स्लिप होती में। और दूसरा सवाल आपने शायद कुछ करा था, मैंने उसका जवाब दिया है नहीं। यस मैम, मैं क्वेश्चन ये था कि आपकी इंग्लिश किस टाइप की थी, लाइक इंग्लिश, इंटरमीडिएट थी कि हाई लेवल की थी? मैं पर्सनली कहती हूँ कि जो मेरा स्कोर आया है मेरी उसी लेवल की थी, ये बात मैं कह सकती हूँ, या एटलीस्ट B2 थी। थैंक यू मैम फॉर आंसरिंग माय क्वेरीज। कोई बात नहीं। ओके, वी हैव लास्ट 2 मिनट्स। किसी और का कोई क्वेश्चन हो अगर जनरल लाइट्स के हवाले से या कोई टिप्स स्ट्रेटजीज? थैंक यू सो मच मैम। और थैंक यू सो मच सब लोगों का, आप लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए होगी हमें इस होल सेशन कोर्स में। तो कल से इंशाल्लाह हम अपना प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट वीक में हम 4 डेज़ हैं, रिमेनिंग 4 वर्किंग डेज, तो उसमें हम लिसनिंग को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह रीडिंग, एंड देन राइटिंग, एंड देन इन फोर्थ वीक वी विल कवर स्पीकिंग। तो ज़्यादा सेशन में तो हम स्ट्रेटजीज़ को कवर करेंगे, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज़ और क्वेश्चन टाइप्स एंड हाउ टू हैंडल देम। लेकिन सेशन को खाली अटेंड करने से आप आइल्स को कवर नहीं कर सकते, आपको अपनी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसमें जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्कोर अच्छा होगा।
थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक सजेशन थी कि अगर हम पहले राइटिंग को कर लें फिर आगे हम बाकी सेशन को करें, क्योंकि राइटिंग थोड़ा सा मुश्किल लगता है सबको, तो साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी तो। अच्छा, इसमें बेसिकली ये है ना कि हम अगर बिगनर के लिहाज से देखें जो आइल्स को भी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर यही होता है कि वो लिसनिंग से स्टार्ट करें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उनको आइल्स के एसेंट वर्ड्स वोकैब सारी चीज़ें पता चलती हैं। थोड़ा अंदाज़ा होता है कि आइल्स को किस तरह की चीज़ें पसंद हैं और किस तरह से उसका सारा इन्वायरमेंट है। तो फिर इसलिए वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि पहले हम थोड़ा सा उस इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लें, एंड देन सब्सिक्वेंटली हम मूव करें राइटिंग की तरफ। तो अब ये मुझे पार्टिसिपेंट्स का थोड़ा आइडिया चाहिए। आप लोग काइंडली अनम्यूट करके बारी बारी बताएं कि आप सब लोग आइल्स को अभी स्टार्ट कर रहे हैं या आप लोगों का पहले एक्सपीरियंस है आइल्स के साथ। आप रिवीजन के लिए सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं या बिल्कुल ही बिगनर हैं। इस सेशन को आपने इसलिए ज्वाइन किया है कि आप आइल्स को शुरू से सीखें और एंड तक लेकर जाएं। ठीक है। मुझे थोड़ा सा इनपुट आप लोगों की चाहिए होगी ताकि जनरल आइडिया हो जाए। सर बेसिकली सारे बिगनर्स हैं, और राइटिंग को अगर हम शुरू में करते हैं तो आई थिंक सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज राइटिंग को स्टार्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। तो राइटिंग के लिए हमें पहले वोकैब चाहिए, हमें पहले वर्ड्स चाहिए, वर्ड्स की कलेक्शन चाहिए। उसके ऊपर अगर हम 4 हफ्ते पहले से लगा चुके होंगे तो हमारे पास राइटिंग के लिए कुछ मटेरियल होगा ताकि हम लिख सकें। हम एकदम से लिखने बैठेंगे तो हम तो ब्लैंक हैं इस टाइम सारे, तकरीबन वी आर बिगिनर्स सर। ओके। सर हमजा, हम सॉरी टू डिस्टर्ब, हमारा टाइम एंड हो चुका है, हम ऑलरेडी 1 मिनट एक्स्ट्रा ले चुके हैं, तो काइंडली आप वाइंड अप कर दें 1 मिनट में। ठीक है, मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। तो हम इसी तरह चलेंगे, सारे पैटर्न जो ओवरऑल वर्ड में फॉलो होते हुए यही होता है। पहले लिसनिंग होती है, फिर रीडिंग राइटिंग, और आइल्स का जो पेपर पैटर्न है वो भी इसी तरह से है। तो हम इसी तरह से इसको लेकर चलेंगे। और अभी आप लोगों को ये सब कुछ इंटिमिडेटिंग लग रहा होगा, लेकिन कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। जाहिर बात है, इंसान एक और में मतलब सब कुछ आइल्स को पूरा नहीं सीख जाता। इसको साथ साथ लेकर चलना पड़ता है और साथ साथ इंसान सीखता रहता है। तो इंशाल्लाह आपके लिए सारी चीज़ें बहुत इजी होंगी। और हमने बस इस चीज़ को साथ अडॉप्ट होना है, आइल्स को अपनी हॉबी बनाना है। और सेशन के अलावा भी आप जनरली, जैसे मैम ने शेयर किया कि आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखते ही हैं, तो उसमें आइल्स को देख लें। आप पाकिस्तानी ड्रामास कुछ दिन ना देखें, इंडियन मूवीज़ कुछ दिन ना देखें। आप इंग्लिश सीजन्स देख लें, ऐसे सीजन्स देखें जिनमें ब्रिटिश एक्सेंट यूज़ हो रहा है। सूट्स है, उसके अलावा एक दो और सीजन्स हैं, उनको देखें और इस नज़रिए से देखें कि सबटाइटल्स ऑफ करें और उन देखें, लिपसिंग देखें और देखें कि वो कैसे बोल रहे हैं, उनका एसेंट क्या है, और उनको अपने आप को अडॉप्ट करें। फर्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह लिसनिंग कवर करेंगे और पता भी नहीं चलेगा फर्स्ट वीक कैसे गुजरेगा, 1 आवर के सेशन में बहुत स्पीड से गुजरते हैं। और थर्ड वीक हमारा राइटिंग का होगा, तो पता भी नहीं चलेगा। राइटिंग जिन लोगों को स्टार्ट करनी है, थर्ड वीक भी आ जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू। और थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और पहले दिन ये होता है ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होते जाते हैं, लेकिन आप लोग इंशाल्लाह कमिटेड रहें, मोटिवेटेड रहें, और आइल्स को कोई बहुत बड़ी हवा नहीं समझें। हर चीज़ हो जाती है। और आइल्स मेरे ख्याल से बहुत इजी है, क्योंकि इसके अंदर आपका कोई नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा, सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग है, और हम बचपन से सीख रहे हैं इंग्लिश को। बस हमने थोड़ा सा अपने आप को पॉलिश करना है और रिवाइज करनी चीज़ें जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच सर, हम लास्ट में मीटिंग एंड करता हूँ। और सर बस रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे कि अपनी 12:58 तक मीटिंग को एंड कर दें हर हाल में। थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।